ओके एवरीवन, तो आज फिर आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट कॉर्नर के। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाली हैं और मिल रही हैं कॉन्टिन्यूसली, ठीक है ना। फिलहाल आज क्लास 9th के फिजिक्स के सेगमेंट में हम लोग चैप्टर नंबर 1 पर फोकस करने जा रहे हैं और ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। ये पार्ट 2 का क्लास है। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन, टाइप ऑफ मोशन और बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया था। इवन हम लोगों ने एक टॉपिक और कवर किया था जिस टॉपिक का नाम था डिस्टेंस, ठीक है ना। ये टॉपिक भी हम लोगों ने खत्म कर लिया था। अब जो आज हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोगों का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। क्या टॉपिक है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज इस भंडार गृह में आपके लिए उपलब्ध है। फिलहाल बहुत ध्यान से क्लास में अटेंटिव होकर के रहिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। ऑनलाइन क्लास है लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको पूरी तरीके से आपको ऑफलाइन की तरह फीलिंग आएगा और बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बशर्ते आपको कुछ काम करना पड़ेगा मेरा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो सबसे बड़ा काम है। मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जो मेरा सबसे बड़ा काम है जो आपको करना होगा वो ये है कि आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर के बैठिएगा, ठीक है ना। अच्छे से कहीं शांति वाली जगह पे बैठिएगा जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल आवाज़ ना हो। चुपचाप बैठ के बढ़िया से पढ़िएगा और लिखिएगा। नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। बाकी रही बात इस सब्सक्राइब की, तुम्हारा मन हो तो कर लेना, नहीं तो ना करना। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाला मामला नहीं है, ठीक है ना। अरे हाँ, तुम्हारे करने से जरूर इतना हो जाएगा कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हमको अच्छा लगेगा। रेस्ट इज़ योर चॉइस। बाकी हम तो तुम्हारे साथ हैं यार, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी लोड के, बिना किसी परेशानी के, ठीक है ना। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक होगा सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक बात बताते हैं आपको। डिस्प्लेसमेंट समझाने से पहले मैं एक बार आपको डिस्टेंस बता दूं कि क्या मैंने उस दिन बताया था। तो अगर आप भूल गए हो तो एक बार याद करिएगा यहाँ से। फिलहाल उम्मीद है कि आप नहीं भूले होंगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है आपको बता दें कि उस दिन आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस जो होता है पहले तो उसको स्मॉल लेटर डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। और एक्चुअल पाथ कवर, ठीक है ना। जो एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ जो भी कवर करती है कोई एक ऑब्जेक्ट, वाइल मोशन, वाइल मूवमेंट, मूवमेंट के दौरान जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो भी एक्चुअल पाथ कवर करती है उसी को बोला जाता है डिस्टेंस। तो डेफिनेशन आपने लिखा होगा, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, ठीक है ना। डिनोट किया जाता है लेटर स्मॉल डी से। इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, स्मॉल एम से उसे डिनोट करते हैं। लेकिन सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करें तो वही उसकी यूनिट जो मीटर है वो सेंटीमीटर बन जाती है, ठीक है ना। और सीएम से उसको डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। एक बात और मैंने बताया था कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, कैन नेवर बी निगेटिव, ठीक है ना। इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब आप ही सोचिए ना, आपने कभी ऐसे बोला है कि मेरा घर -5 किलोमीटर दूरी पे है? कभी नहीं ऐसा बोला होगा, है ना। जब भी आपने बोला होगा तो आपने पॉजिटिव में ही बोला होगा। मतलब आप बोलते हो कि मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे आप बोलते हैं। कोई भी भाषा अगर होती है दूरी से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड, तो आप पॉजिटिव ही बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के प्रोस्पेक्टिव से भी और असर्शन एंड रीजन के प्रोस्पेक्टिव से भी एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं, ये दिमाग में बना के रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस में। बाकी एक ग्राफ भी हमने दिया था, वो पिक्चर दोबारा मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करूंगा ताकि आप उससे भी रिलेट कर पाओ, पुरानी चीज़ों को भी और नई चीज़ों को भी। बाकी आज हमारा डिस्कशन का पार्ट है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्प्लेसमेंट मैं अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ अपने स्टाइल में, फिर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा और फिर डेफिनेशन दिखाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई ये पॉइंट है ए, ठीक है ना, और आप यहाँ से सीधे चलते हैं ऐसे। मान लीजिए कि टोटल 3 किलोमीटर की दूरी आपने चला यहाँ पर, ठीक है ना। आप 3 किलोमीटर की दूरी एकदम नीचे की तरफ आए, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इस तरफ मुड़ जाते हैं और मान लीजिए कि आपने 4 किलोमीटर की दूरी टोटल तय की, ठीक है ना। 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया आपने और आप यहाँ पहुँच गए। तो ए से आप मान लीजिए आए यहाँ पर बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट से फिर आप यहाँ पहुँच गए सी पॉइंट पर। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि एक्चुअल पाथ क्या कवर किया आपने, ठीक है ना, ए से सी तक पहुंचने में, व्हाट इज द एक्चुअल पाथ यू हैव कवर्ड, ठीक है ना। एक्चुअल पाथ यू हैव कवर्ड। तो एक्चुअल पाथ मेरे भाई ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, मतलब टोटल कितना आ गया, 7 किलोमीटर निकल के आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं कि मेरे भाई ये बता दो कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ठीक है ना। यानी इस जर्नी में ए से सी तक पहुंचने में एक्चुअल पाथ तो ये 7 किलोमीटर हुआ, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। तो आप दिमाग लगाओ, सोचो ध्यान से। शायद अगर ऐसे मैं एक सीधी रेखा खींच दूं, लाइन ड्रॉ कर दूं एकदम स्ट्रेट, जैसे मान लो कि यहाँ
पॉइंट ए और पॉइंट सी पे रस्सी बांध के एकदम टाइट कर दो, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है यही क्या होगा, इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। मतलब ये इनिशियल पॉइंट मान लो, ये फाइनल पॉइंट मान लो, तो हम ये कह सकते हैं कि बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट द शॉर्टेस्ट पाथ इज लुकिंग लाइक दिस वन, और उसी को हम यहाँ पे ये इंडिकेट कर दे रहे हैं ऐसे कि यही शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, किसी भी जर्नी के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल पाथ जो होगा, उसी का दूसरा नाम होता है डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपसे सवाल आएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, तो आपको पता है कि जब इस तरीके से, जैसा पिक्चर मैंने यहाँ पे ले रखा है, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये पूरी तरीके से ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया, और वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये 3 है, ये 4 है। तो आप देखा जाए तो ये एक तरीके से परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये एक तरीके से बेस का काम कर रहा है, और ये एक तरीके से हाइपोटेनस का काम कर रहा है, अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पता होगा पाइथागोरस फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं एच की वैल्यू। तो एच स्क्वायर इक्वल टू, देखिए पी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ रखोगे 3 त्रिक 9, 3 का स्क्वायर कर दिया ना मैंने यहाँ पे। और बेस की वैल्यू 4 है, और 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौके 16, ठीक है ना। यानी 16 और 9 यानी 16 और 9 कितना होगा, 25 हो गया। तो एच स्क्वायर की वैल्यू 25, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, एच की वैल्यू आपकी आ गई 5, ठीक है ना। ये जो 5 है, 5 किलोमीटर जो आपका निकल के आया, वो ये ए से लेके सी तक की ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, ठीक है ना। और ये जो एच की वैल्यू 5 आई, यही आपका क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। तो आप सोचिए जब आप एक्चुअल पाथ जा रहे थे तो 3 यहाँ 4 यहाँ, यानी कि टोटल 7 किलोमीटर आप चल रहे थे, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ में आपको केवल 5 किलोमीटर ही चलना पड़ रहा है, ठीक है ना। यही होता है एक्चुअल पाथ यानी कि डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये जो मैंने अभी आपको समझाया ना, यही सेम चीज़ अभी मैं एक पिक्चर में आपको दिखाऊंगा, उसमें देखने को मिलेगा, तो यही रिलेट वहाँ पे करिएगा आप। क्लियर माई पॉइंट। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब आप समझ गए होंगे, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो फिलहाल आपका कंक्लूजन ये निकला कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाई अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट होगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, बाय द लेटर कैपिटल डी। अच्छा कहीं कहीं पर स्मॉल एस से भी डिनोट किया जाता है, इवन आगे चल के हम लोग खुद स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, लेकिन अभी के लिए डी मान के रखेंगे, इसके दोनों लेटर इससे इंडिकेट किया जाता है। फिलहाल ये नाम है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो गया कि गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एग्जाम में इससे गलत नहीं होता है, बशर्ते आप बता दीजिएगा कि आप कौन सा लेटर फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये दोनों ट्रेंड में रहते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेंड में एस चलता है आगे के केसेस में, ठीक है ना। तो फिलहाल ये दिमाग में बना के रखिएगा। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट करते हैं। पहले डायग्राम देख लीजिए। फिलहाल ये वही पुराना डायग्राम है जो आपने उस दिन देखा था, यानी लास्ट वाली क्लास में। ये आपका घर था, ऐसा एज्यूम कर लीजिए, आपका घर है होम, और ये आपका स्कूल है, यानी कि ये आपकी डेस्टिनेशन है जहाँ पहुँचना है। तो इधर इधर से ये रेड कलर से इंडिकेट जो मैंने किया, ये घूमते घूमते आप आ रहे हो, तो ये एक्चुअल पाथ है आपका, यानी कि डिस्टेंस है। लेकिन आपके घर से और आपके स्कूल के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो इधर से दिख रही है आपको, रास्ता नहीं बना हुआ है, पर ये है कि पॉसिबली इमेजिन करो तो दिखेगा आपको, ये मालूम चलेगा, तो उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला गया। ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे किसी बच्चे का घर है, यहाँ पे वो एक बच्चा खड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक ऑलरेडी पेड़ है। तो अब यहाँ पे ये बोला गया कि ये पॉइंट मान लो सी है, ये बी है, और ये ए है। थोड़ी देर पहले ट्रायंगल बना के बताए थे ना, तो कह रहा है बी से सी के बीच की दूरी 3 है, और ए से बी के बीच की जो दूरी है वो 4 है, यानी कि 4 मीटर है, ठीक है ना। तो पूछ ये रहा कि ए से सी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा। तो फिलहाल तो ये देखो कि अगर इधर से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ पहुँचोगे, तो एक्चुअल पाथ तो तुम्हारा 7 हुआ, वही जो बताए थे। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है ए टू सी, वो 5 मीटर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने इसको राइट एंगल ट्रायंगल मानते हुए फिर सॉल्व किया, वही जैसे थोड़ी देर पहले बताए थे। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा, ये जो 5 आया है ये डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा बिटवीन पॉइंट ए टू सी। क्लियर माई पॉइंट। चलो अब डेफिनेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाई अ बॉडी बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। जो बोला है सेम यहाँ लिखा है, मैंने कहा ना मैं अपनी लैंग्वेज में आपको लिखवाता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को मेंशन करता हूँ, वो किस लैंग्वेज नहीं यहाँ पे रखूंगा मैं, ताकि आपको आसानी हो याद करने में और समझने में। इट इज डिनोटेड बाई द लेटर कैपिटल डी, ठीक है ना। सम टाइम कह सकते हो कि स्मॉल एस से भी डिनोट किया जाता है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसका भी एसआई यूनिट मीटर होगा, और सीजीएस यूनिट इसका भी सेंटीमीटर ही होगा,
क्योंकि दोनों एक तरीके से देखा जाए तो लेंथ ही है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, और इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा गया है। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, ये बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई। एमसीक्यू और असर्शन रीजन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क बस इतना पड़ता है, वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका ओरिजिन पॉइंट है और ये आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो +5 होगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, -5 होगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और जीरो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो बस ये एग्जांपल के लिए है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन यही चीज़ जब मैंने डिस्टेंस के लिए बताया था आपको, तो मैंने कहा था डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, वहाँ केवल एक कंडीशन बनता है कि डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। या फिर आप कहो कि बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में होगा तो डिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो तो एक अलग केस हो गया, बाकी ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट तो कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि बॉडी मोशन में होगी, उसके बाद भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। मोशन में होने के बाद भी कुछ दूर वो चलेगा, इनिशियल फाइनल वो चेंज कुछ प्रोसेस के थ्रू फॉलो करेगा, उसके बाद भी वो जीरो होगा। विल टॉक अबाउट, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल कर। चलो थोड़ा सा अभी यहीं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल लिया तो आपने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाला 5, लेकिन मान लो कि एक सर्कुलर पाथ है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलता है और फिर यहाँ वापस आके लौट जाता है। यहीं से स्टार्ट किया था चलना और फिर लौट कर यहीं आ गया, तो जहाँ से चला वहीं आके फिर रुक गया, तो इसका मतलब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों तो सेम पॉइंट हो गया ना, कॉमन पॉइंट हो गया, यानी इनिशियल फाइनल में कोई बदलाव ही नहीं है, तो इसीलिए उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए ये साइकिल वाला लड़का यहाँ से साइकिल चलाते 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 यहाँ आया, ठीक है ना। और फिर क्या करे, मान लो यहाँ से एक रोड होती तो, या फिर मान लो यहाँ से ऐसे घूमते घूमते आया और फिर यहीं पे आके पहुंच गया सेम पॉइंट पर, तो जहां था वहीं फिर आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, आप अपने स्कूल, मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है, आप अपने घर से गए स्कूल और छुट्टी हुई, फिर स्कूल से अपने घर आ गए, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या जीरो होगा? नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस तो डबल हो गया। मान लीजिए आपका घर से आपका स्कूल जो हो 4 किलोमीटर है, तो जाने और आने में टोटल आपने 8 किलोमीटर की दूरी तय किया, ठीक है ना। तो दूरी यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो 8 हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका इनिशियल फाइनल पॉइंट में कोई बदलाव नहीं है, बोथ द पॉइंट आर सेम टू यू। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। इतना एक्सप्लेनेशन इसके लिए पर्याप्त रहेगा मेरे भाई, तो बढ़िया से पढ़िएगा और समझिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सीखते हैं। क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं करना है इसके लिए मेरे बंधु, आपको चुपचाप जो जो डेफिनेशन अभी मैंने पढ़ाया है यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, पुराना वीडियो भी जा करके देखिएगा, ताकि वहाँ से डिस्टेंस वाला पॉइंट मिल जाए, वो सारे पॉइंट कंपाइल करिएगा और एक साथ टेबल में रख दीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। फिलहाल मैंने कंपाइल करके रखा है, आपको मैं यहाँ रिफ्लेक्ट करूँगा और आप देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और कॉपी में बढ़िया से बना भी लीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक बात विशेष ध्यान दीजिए, यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि अब तक नहीं किए हो तो, और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स कॉर्नर इज ऑलवेज विद यू, चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक वे में और अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर के हमेशा रहेगा और आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। दिस इज आवर पर्पस, बाकी आपका मोटिवेशन मेरे साथ रहे, ये मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। फिलहाल डिफरेंस की बारे में बात करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे एक टेबल रखा है बहुत सिस्टमेटिक वे में। आप देखो, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सबसे पहले टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी या ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड पोजीशन, ठीक है ना, यानी फाइनल पॉइंट की बात कर सकते हैं, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये सारा बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है ना। जो हमारा डिस्टेंस होता है दैट डिपेंड अपॉन एक्चुअल पाथ टेकन, यानी ये एक्चुअल पाथ पे ही डिपेंड करेगा।
एक्सप्लेनेशन में मैं इस शब्द का यूज कर चुका हूँ ऑलरेडी। और ये डिपेंड करता है ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिस्कशन डिपेंड करेगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी के बारे में डिस्कस किया था कि एक सर्कुलर पाथ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, गोल गोल ऐसे घूम के फिर यहीं वापस आ जाता है, तो इसका पॉइंट ए ही इनिशियल पॉइंट होगा और पॉइंट ए ही उसका फाइनल पॉइंट होगा, दोनों सेम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बस वही चीज़ यहाँ लिखा है। और एक बात और लिखा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस जो है वो हमेशा ऑलवेज ईदर विल बी मोर और विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर स्ट्रेट पाथ है तब तो ये भी पॉइंट कहीं नोट कर लीजिएगा, इफ देर इज अ बॉडी फॉलोइंग अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। ये एक इकलौता कंडीशन है जब ये दोनों सेम होंगे, ठीक है ना, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही होगा कंपेरेटिव टू डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से कह सकते हो कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा, लेस होगा, किससे, डिस्टेंस से, यानी कि इट विल ऑलवेज बी लेस देन डिस्टेंस। बट एक कंडीशन होगा जब वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि इक्वल टू द डिस्टेंस होगा, वो कब, वही जो मैंने यहाँ पे कहा कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बॉडी के द्वारा चली गई दूरी और जो विस्थापन यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है वो बराबर होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से कॉपी में नोट कर लो, फिलहाल अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्लियर माई पॉइंट। चलो, तो अगला हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज स्पीड, ठीक है ना। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहानी खत्म हुआ, अब बात आती है स्पीड की। यहाँ से ज़्यादा कॉन्शियस होइएगा क्योंकि यहाँ से अब न्यूमेरिकल वाला मामला आएगा धीरे धीरे, ठीक है ना, और ये सारा न्यूमेरिकल में काम आएगा, इस पर फार्मूला मिलेगा। स्पीड क्या होता है, बड़ा सिंपल सा बात है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर आप बाइक चलाते हो तो ऑन एन एवरेज आपकी बाइक की स्पीड क्या हो सकती है, क्या रहती है, या क्या रखनी चाहिए, तो आप शायद बोलोगे सर मेरे बाइक की स्पीड 40 रहती है या 80 या 60, जो भी आप बताओ। लेट्स से कि आपने कहा कि सर मेरी गाड़ी की स्पीड 40 है, तो बताओ 40 जब आप बोलते हो तो आप क्या समझते हो मेरे भाई, किसी को भी आप बताओगे वो बाय डिफॉल्ट आगे चिपका लेगा क्या, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपको पता है गाड़ी की स्पीड अगर 40 है मतलब इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अब ये बताओ कि ये 40 सब जगह सेम होगा सबके लिए, क्या मैं भी 40 की स्पीड से चलाता हूँ, क्या आप 40 की ही स्पीड से चलाते हैं, क्या दुनिया में हर एक आदमी 40 की ही स्पीड से चलाता है, नहीं। तो ये तो चेंज हो सकता है ना, इट कुड बी एनीथिंग, ये डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है हर व्यक्ति के लिए। मैं क्या कहता हूँ कि जो स्पीड का फार्मूला निकल के आता है वो कैसे आता है वो समझा रहा हूँ। तो देखो, किलोमीटर किसकी यूनिट होती है, अगर आप सोचो तो किलोमीटर किसकी यूनिट होती है, किलोमीटर यूनिट होती है डिस्टेंस की, दूरी की, ठीक है ना। और आर किसकी यूनिट होती है, आर मतलब घंटा, घंटा मतलब टाइम, टाइम की यूनिट होती है, तो ये टी हो गया। और बीच में क्या रखा था, डिवाइड, तो इसका मतलब ये डी बाई टी लिखा हुआ है एक तरीके से। और यही फार्मूला आपने बचपन से पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो चीज आप रटते हुए आते हैं वो देखो अभी आप यहाँ पे चीजें सीख रहे हो, समझ रहे हो कि ये कैसे होता है। मतलब केवल यूनिट आपको याद रहे ना, आपको फार्मूला याद हो जाएगा, आपको फार्मूला भूलने वाला झंझट ही नहीं है कि फार्मूला भूल गया, याद नहीं हो रहा, दिक्कत हो रहा है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉर्टेड, यहाँ पे मामला क्लियर हो गया। क्लियर माई पॉइंट, बस इतनी सी बात यहाँ पे करनी होती है मेरे भाई, अगर इतना आप कर लेंगे तो आपका काम हो गया। फिलहाल अब मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है ना। तो स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड, तो आप बोलोगे कि स्पीड, जैसे ये फार्मूले की हेल्प से मैं डिसाइड करा दे रहा हूँ आपको कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन ए टाइम फार्मूला है, तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं कि स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर बोल सकते हो स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब टी को अगर मैं 1 बोल दूँ तो उसको पर यूनिट टाइम बोला जाता है। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक पिक्चर और डेटा दोनों लिख रखा है, आप ध्यान से देखो और समझो। जैसे ये गाड़ी है, ये एक कार है, जो कार यहाँ से लेकर के यहाँ तक जानी चाहती है, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगी, तो उस केस में उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फार्मूला होगा, ठीक है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज करेगा। फिलहाल डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन किया है, पढ़िए आप ध्यान से। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर एस एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, जिसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये स्केलर इसलिए है क्योंकि इसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या नहीं होता है, इट डज नॉट हैज
डायरेक्शन, ठीक है ना, मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई स्पीड इज कंसीडर एज स्केलर क्वांटिटी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। स्केलर और वेक्टर के बारे में हम आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, सेपरेट डेफिनेशन देखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझिए कि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू है वो स्केलर है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो वेक्टर है, ठीक है ना। बाकी मैं आगे समझाऊंगा। चलो आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इससे रिलेटेड फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया था, पर एक बार और लिख दिया कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और बाकी यहाँ पे फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया एस इक्वल टू डी बाई टी, जो कि आप इस तरीके से लिख भी सकते हो, आपको काम आएगा, ठीक है ना। इसे बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, एग्जाम में इतना जरूर लिखिएगा। अगर आपको डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज स्पीड और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये सारे पॉइंट लिखिएगा और ये फार्मूला लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज वेलोसिटी। थोड़ा स्पीड में हम काम करेंगे ताकि चीज़ें कवर हो पाए, वीडियो थोड़ा छोटा हो पाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। कई बच्चे परेशान होते हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि टाइम भले ज़्यादा लगे पर समझ में आना जरूरी है, ठीक है ना। क्लियर माई पॉइंट। अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ, आपको समझ में ही ना है, तो क्या ही फायदा होगा, कोई मतलब नहीं बनेगा उसका, ठीक है ना। वैसे भी ऑनलाइन क्लास है, अगर आज संभाल के नहीं चलेंगे तो ऊपर से निकल जाएगा आपके। क्लियर माई पॉइंट। फिलहाल व्हाट इज वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी? तो वेलोसिटी इज आल्सो वेरी सिंपल टू डिफाइन। पहले सिंपल फार्मूला मैं बता दूं, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना, यही। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, या तो आप बोल दो कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम, या फिर आप बोल दीजिए कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ये दूसरा था डेफिनेशन। या तीसरा आप बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। जो पसंद आए वो लिखिए, है कि नहीं, समझ में आया ना। तो बस यही काम करना है। अब मैं सिंपल सा आपको डेफिनेशन रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से और यहाँ समझिए। तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या मेंशन है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बाय योर बॉडी, या फिर बाय अ बॉडी, आप बाय अ बॉडी लिखिए, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, ठीक है ना। एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर वी, ठीक है ना। सम टाइम इसको देखने को मिलेगा स्मॉल वी से भी डिनोट किया जाता है, तो आप घबराना नहीं। क्लियर माई पॉइंट। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर माई पॉइंट। अच्छा एक चीज़ और, एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगर कोई पूछे कि सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो आप बताना सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। अच्छा यही सेम सीजीएस यूनिट स्पीड के लिए भी होता है। कोई पूछे कि सीजीएस यूनिट स्पीड का क्या होता है, तो भी यही बताना कि सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, लिख लेना जा करके, ठीक है ना। बाकी फार्मूला यहाँ मेंशन कर दिया है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो दैट इज द डेटा आप नोट कर सकते हो, v इक्वल टू डी अपॉन टी, और बॉक्स में ऐसे बंद कर लेना, पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ देखो मैंने दिखाया भी है कि अगर कोई डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो डेल्टा एक्स मैंने यहाँ लिख दिया, आप इससे ना घबराना, ये तो बस पिक्टोरियल व्यू है रिप्रेजेंट करने के लिए कि डेल्टा एक्स अपॉन टी मतलब वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा रिगार्डिंग। चलें आगे बढ़ें, थोड़ा और देखते हैं कि आगे क्या है। तो हमने स्पीड भी देख लिया, हमने वेलोसिटी भी देख लिया, आज बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, रिस्पॉन्ड। चलिए तो अगला हमारा टॉपिक है ना कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इट्स वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। जब भी कभी ऐसा कोई हेडिंग या क्वेश्चन आता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो पुराना पढ़े हो वही यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करना, दोबारा वही लिखना होता है। पर है भाई ठीक है, कोई बात नहीं, सीबीएसई बोर्ड अगर यही चाहता है कि हम ऐसे ही लाइक चीज़ों को सीखें और ऐसे ही लिखें, मार्क्स इसी पे मिलेगा, तो वी विल गेट अपडेटेड, हम डेफिनेटली अपडेट करेंगे खुद को और ऐसे ही सीखेंगे, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं भाई, सही है ना। और आपके भी तो मजे मजे हैं, एक तीर से दो निशाना, स्पीड वेलोसिटी याद हो गया तो डिफरेंस अपने आप याद होगा। फिलहाल ये लीजिए, ठीक है ना, आपके सामने रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्या, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। क्या होता है स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होता है। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। और जो वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और जो हमारा स्पीड है डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जो हमारा वेलोसिटी है वो डेफिनेटली डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन पे। और स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये आपके पास कई सारे पॉइंट हो गए हैं। अगर कभी आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। फिलहाल मत भूलिएगा, आप यदि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई मेरे, और वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको अपडेट करिए, ठीक है ना। इट विल बी अ गुड मोटिवेशन टू मी ऑल्सो, और आपके लिए भी होगा कि आप अपने ग्रेटिट्यूड को या अपने जो रिगार्ड रिस्पेक्ट आप अपने टीचर्स के लिए या मेरे लिए रख रहे हो,
आप एक्सप्रेस कर सकते हो। आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है ना। वैसे रेस्ट इज़ योर चॉइस ब्रो, बाकी कोई टेंशन नहीं है, बस मेन आप पढ़ो, बाकी तो ठीक है, आपकी मर्जी है, जो होना है वो तो होगा ही। क्लियर माई पॉइंट। फिलहाल यहाँ पे है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्या होता है, बहुत आसानी से समझना इसको, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास वन एंड ओनली, कह सकते हो कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब क्या नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा, तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब मेरे भाई ये होता है, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि अच्छा बताओ तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, इस टाइम देख के तुरंत बताओ कितने बज रहे हैं, ठीक है ना, या फोन में देख के बताओ कितने बज रहे हैं, तो जो भी टाइम हो रहा होगा वो आप बताओगे। मान लीजिए कि आपकी घड़ी में 4 बज रहा है, तब बोलोगे कि सर इट्स 4 o'clock, ठीक है ना, 4 बज रहा है। तो आप यही ना बोलोगे कि 4 बज रहा है, या फिर कुछ ऐसा बोलोगे कि सर 4 बज रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, 4 बज रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, सर 4 बज रहा है राइट डायरेक्शन में, सर 4 टॉप 4 बॉटम, ऐसा कुछ बोलोगे नहीं ना, ये तो इलॉजिकल बात हो जाएगी ना। मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई लेन देन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन का। तो इसीलिए टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे आप स्केलर बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि केवल वैल्यू होगी कोई, ठीक है ना, कोई वैल्यू होगी, 4 5 6 8 10 12, कोई एक वैल्यू होगी, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना। लेकिन अगर हम बात कहें आपको कि भाई फोर्स जानते हो, फोर्स, तो आप कहोगे हाँ सर जानते हैं। तो हमने कहा अच्छा एक काम करो, 5 न्यूटन का फोर्स लगा के दिखाओ मुझे आप, 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए। तो आपके मन में पहले यही सवाल आएगा ना कि वो जो 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है वो कहाँ लगाऊं मैं, जहां बैठा हूं उस टेबल बेंच पे लगाऊं, या किसी आदमी के ऊपर लगाऊं, या दीवार के ऊपर लगाऊं, या खुद अपने ऊपर लगाऊं, मैं वो 5 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगाऊं, किधर लगाऊं। तो ये जो सवाल आप पूछ रहे हो किधर, इन विच डायरेक्शन, तो तुरंत उसी से क्लियर हो गया कि इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो डायरेक्शन जरूरी है। एंड दैट्स वाई फोर्स एक ऐसा एग्जांपल है जिसे वेक्टर क्वांटिटी में रखा जाता है, क्योंकि 5 न्यूटन के अलावा ये भी जानना होगा कि वो किधर लगाएं, वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगा। बात समझ में है ना। तो दिस इज व्हाट द वेक्टर, अभी उम्मीद है कि क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, स्केलर वो है जहां केवल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वेक्टर वो है जहां वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि 5 मीटर, तो ये डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 5 मीटर राइट, तो अब अगर 5 मीटर राइट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि 5 मीटर जब मैंने बोला तो केवल 5 मीटर नहीं बोला था मैंने एक बार 5 मीटर बोला तो ये डिस्टेंस बन जाएगा, लेकिन 5 मीटर राइट अगर मैं बोल दिया, राइट हैंड साइड, तो वो डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन इंडिकेट कर दिया, ठीक है ना। तो ये दिमाग में अपने सेट कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। तो अब जो समझ में आ गया बात, उसी को मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ कि थ्योरेटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिलहाल यहाँ पे है स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि साइज उसका होगा, कोई वैल्यू उसका होगा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखिए, ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, ये सारे स्केलर क्वांटिटी हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और इसके जो अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, आप चाहो तो एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो। ये सारे एग्जांपल हैं स्केलर और वेक्टर के। उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। भाई मेरे, ये क्या आ गया, बहुत बढ़िया, आपका अपना प्यारा चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर, ठीक है ना, जहाँ से आप ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हो। तो इसके बारे में विशेष ध्यान रखिएगा, लोगों को बताइए। एक काम भी आप कर सकते हो, आप इस वीडियो को अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे, ताकि ज़्यादातर लोगों को पता चले, ठीक है ना। एंड लेट देम नो कि आप एक वैलिड और अच्छा कंटेंट में पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है ना। फिलहाल डोंट फॉरगेट अबाउट दिस वन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसको सीखते हैं, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आप यहाँ ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या कहा कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कुछ ऐसे। अब मान लीजिए एक आदमी है, गाड़ी चला रहा है, वो 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना, फिर 5 किलोमीटर जाता है, और फिर 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना। 3 बार 5 5 किलोमीटर जाता है, और हर बार 2 आवर का टाइम लेता है, 2 घंटे उसको हर बार लगते हैं। तो आप देखो, इस ग्राफ को देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वो जो आदमी है एक सेम स्पीड से वो चल रहा है, स्पीड को वो चेंज नहीं कर रहा। वैन जब भी कोई आदमी कॉन्टिन्यूसली एक सेम स्पीड से, एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है, तो उसी को यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी वहां पे आ जाती है, तो उसी को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप स्पीड चेंज करते रहते हो, कभी घटाते हो, कभी बढ़ाते हो, घटाते हो, बढ़ाते हो, तो उसी को नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। लेकिन डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन ऐसे करोगे कि व्हेन अ बॉडी कवर अ सर्टेन डिस्टेंस,
या कवर अ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लाइक सर्टेन डिस्टेंस नहीं, इसको ऐसे बोलो कि व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब सेम सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है। अगर ऐसा हो तो समझ जाइए कि वो यूनिफॉर्म है, यानी बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर कभी ऐसे हो, मान लीजिए यही 5-5 किलोमीटर था, मान लो ये 1 घंटा लेता, फिर 2 घंटा लेता, फिर 3 घंटा लेता, पहले में 1 घंटा लगा, फिर 2 घंटा, फिर 3, तो आप देखो डिस्टेंस तो इक्वल है तीनों बार में, लेकिन टाइम अलग अलग हो गया। तो यहाँ सिचुएशन क्या हो जाएगा कि व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल पाथ बट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, या इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, क्या कर लो कि आप डिस्टेंस को अलग अलग कर लो, टाइम को सेम कर दो। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल पाथ इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसको आप बोल सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट द डेटा, यही ग्राफ में मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया। फिलहाल एक पिक्चर भी हम इसके लिए आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले हम देखते हैं इसका थियोरेटिकल पोर्शन। तो क्या है यूनिफॉर्म मोशन, जो बोला था वही मिलेगा आपको यहाँ पे कि यूनिफॉर्म मोशन डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मीनिंग इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यही बोले थे ना। फिलहाल अगला क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है, दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ चेंजिंग स्पीड और डायरेक्शन एंड रिजल्टिंग इन कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है ना। मतलब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये रहा नॉन यूनिफॉर्म का मामला जो आपने यहाँ पे देखा। एक पिक्चर इसके लिए दिखाऊं आपको, देखिए यहाँ पे क्या है, ये मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रखा है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, वैसे यहाँ पर भी डिस्टेंस है, यहाँ पर भी टाइम है। तो ये देखो मैंने एक सीधी लाइन बना रखी है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है कि टाइम और जो डिस्टेंस है उसके मूवमेंट का, चेंज का रेशियो सेम है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम बढ़ रहा है, यानी कि दोनों का रेशियो सेम है। लेकिन यहाँ देखो कि इतना टाइम लग गया, इतना ज़्यादा टाइम लग गया, और तब भी ऑब्जेक्ट केवल इतना ही दूर चल पाया है, ठीक है ना, इतना ही डिस्टेंस कवर कर पाया है। लेकिन फिर देखोगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक थोड़ा कम ही टाइम लगा, और इसके बाद देखा जाए तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, मतलब इतनी दूरी तय कर लिया। आप देखो इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा दूरी, और यहाँ इतने ज़्यादा टाइम में इतना कम दूरी, ठीक है ना। तो ये देखा जाए तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना। तो अगर कभी कोई कहे कि आप डायग्राम ड्रॉ करो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो ऐसे बना दीजिएगा। एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से होगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करेगा, और अगर एक इस तरीके से डायग्राम बनाते हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करेगा। पर याद रखिएगा, ये यूनिफॉर्म मोशन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि स्पीड कॉन्टिन्यूसली आगे चल के बढ़ती है, बढ़ते हुए क्रम में होती है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, कभी कोई ग्राफ ऐसे बना दे, मान लीजिए ऐसे बना दे रहा है, तो ये भी जो होगा ना, ये भी नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी है, बशर्ते ये है कि ये स्पीड बढ़ के फिर बाद में घटेगी, ये वाला सिचुएशन आएगा। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग एक चीज और सीखेंगे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड बेसिकली है कि अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है, तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एंड टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। तो इसका जो रेशियो आता है वही होता है एवरेज स्पीड, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्लियर माई पॉइंट। अच्छा, एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग एक फ्लो चार्ट में आपको बताता हूँ, वो जरा ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है। एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो दो कंडीशन होता है। एक, व्हेन डिस्टेंस विल बी सेम, ठीक है ना, व्हेन डिस्टेंस विल बी सेम, जब डिस्टेंस सेम होगा, इसका क्या मतलब है भी मैं बताऊंगा। और दूसरा कंडीशन होगा व्हेन डिस्टेंस विल बी डिफरेंट, ठीक है ना, जब डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे बना लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ ए से गया बी, ठीक है ना, ये जा गया और फिर यही रास्ता लौट आया, मतलब ये जा भी रहा है और लौट के आ भी रहा है। मानिए कि जाते समय इसकी स्पीड s1 है और लौट कर आते समय इसकी स्पीड s2 है। तो ए से बी जितनी दूरी जाने में लगा होगा, लौटते वक्त भी तो उतना ही दूरी लगेगा ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई एक जर्नी हो रही है, जर्नी मतलब 2 स्टेप में कोई लाइक अपने जर्नी को कवर कर रहा है, और दोनों ही स्टेप में उसकी डिस्टेंस सेम है,
तो वही वाला केस यहाँ पे मैंने बनाया है कि व्हेन डिस्टेंस विल बी सेम। ये केस ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए ए से कोई आदमी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक गया, ठीक है ना। ए से बी तक जाने में उसकी स्पीड s1 थी और बी से सी तक जाने में उसकी स्पीड s2 थी, लेकिन कंडीशन वही है फिर से कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ए से बी और बी से सी तक डिस्टेंस सेम होना चाहिए। मतलब इस केस के लिए, इस कंडीशन के लिए जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट वापस उसी रास्ते पे लौट के आए, आगे भी जा सकता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ से गया और फिर यहाँ गया, लेकिन ध्यान यही रहे कि डिस्टेंस मस्ट बी सेम। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड, जिसे सम टाइम एस ए से डिनोट किया जाता है, उसका एक फार्मूला होगा, नोट कर लीजिएगा। एस ए इक्वल टू होगा 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। एवरेज स्पीड का फार्मूला एस ए इक्वल टू 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 होता है। कब? व्हेन डिस्टेंस विल बी सेम। ये ग्राफ भी बना लीजिएगा, पिक्चर बनाइएगा जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है, ये बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगला कंडीशन है कि व्हेन डिस्टेंस विल बी डिफरेंट। डिस्टेंस डिफरेंट का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया और बी से गया सी तक। अब ए से बी तक की डिस्टेंस जो है वो d1 है, और आपको डायग्राम देख के भी लग रहा होगा ये डिस्टेंस ज़्यादा है या कम है, यानी कि मान लीजिए d2 है। तो ऐसे केस में अगर इसकी स्पीड कुछ है और इसकी स्पीड कुछ है, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे क्या हुआ, एवरेज स्पीड। तो जब डिस्टेंस डिफरेंट होता है तब एवरेज स्पीड अगर निकालने के लिए कोई बोले कि एवरेज स्पीड ऐसे क्या होगा, तब आप फार्मूला यही लिखना कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टी, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कौन सा फार्मूला? वही जो यहाँ पे लिखा है। तो ये याद रखिएगा कि इसका कंडीशन होता है, कब ये फार्मूला लगेगा, कब ये फार्मूला लगेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाई, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। फिलहाल अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी से चलते हैं, इसको खत्म करते हैं आज के सेशन को। फिलहाल यहाँ पे क्या है, एक हेडिंग है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग न्यूमेरिकल। अब थ्योरेटिकल पोर्शन में हमने काफ़ी हद तक खत्म कर लिया है, ठीक है ना। पार्ट 1 में हमने एक डिस्कस किया था और ये आज पार्ट 2 में है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। पहले तो ये देखो कि क्या क्या समझना है। तो समझना आपको ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? अगर कोई ऐसे ट्रायंगल आपको दिख रहा है जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो वही राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये आपको पता होगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये तो आपको मालूम चल गया कि यही राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्यों भाई? मैं कलर चेंज करके को इंडिकेट करता हूँ। ये जो होता है, ये आपको पता होगा, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो ये होता है पूरा राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें इसके साइड का क्या नाम होता है वो भी मैंने बता दिया। अब बात आती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम भी आपको जानना होगा, तभी न्यूमेरिकल अच्छे से लगेगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी दिमाग में बना के रखिएगा, इसकी हेल्प से आप साइड निकाल पाओगे, यानी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आप कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा, एक आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम पे वैलिड 3 नंबर का ग्रुप होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। जैसे मान लीजिए 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। होगा कि नहीं होगा? आप चेक करके देखिएगा और बताइएगा मुझे होगा कि नहीं होगा। खैर ये होगा, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये जो तीनों नंबर का ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, इसको ट्रिपलेट बोला जाता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे होते हैं और कितने होते हैं। तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया 3 4 5, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 6 8 10 होता है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 5 12 13 होता है, ठीक है ना। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 20 21 और 29 होता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं। क्या आप मुझे 2 3 4 और पाइथागोरियन ट्रिपलेट दे सकते हो? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए, देखूं जरा आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो ये याद रहेगा ना आपको, तो कैलकुलेशन के टाइम पे आपको बड़ी आसानी होगी। दिस इज द डेटा, ठीक है ना। लास्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा पॉइंट है यूनिट कन्वर्जन। ये क्या होता है? यूनिट कन्वर्जन में आपको लिए जानना ये जरूरी है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो मालूम होना चाहिए 60 मिनट होता है, कैपिटल ए में रहेगा, ठीक है ना। और बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होता है, ये भी मालूम होना चाहिए। ये छोटे छोटे कन्वर्जन। एक और कन्वर्जन देखो, अगर कभी 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो आपको 5/18 यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि
1 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसी का वाइस वर्सा कह सकते हो कि 1 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तब क्या करोगे, तो उसे 18/5 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन का काम आएगा। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर और कोई कहे बताओ कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताओ कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 72 लीजिए। अब आपको पता है 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 का नेम 18, 18 चौक 72, 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20, तो मिल गया आपको वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ पे आंसर आ गया। बात समझ में है ना? दिस इज हाउ द डेटा गोज ऑन, ठीक है ना। कोई बोले कि नहीं 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 एक काम करो 40 मीटर पर सेकंड है ना, इसको आप क्या करो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 40 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, 5 का 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 8 40। अब 18 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। तो 18 8 जा कितना होता है, 8 8 64 के 4 कैरी 6, 8 का 8 6 14, यानी 18 8 जा कितना होता है 144, ठीक है ना, 144, ठीक है ना। तो दिस इज फॉर द डेटा, और ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा मेरे भाई। दिस वॉज ऑल अबाउट द थियोरेटिकल डेटा रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 1। अभी कुछ पॉइंट थियोरेटिकल में और बचा है जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे। फिलहाल हमारा हमारा जो अगला पार्ट होगा दैट विल बी कम्प्लीटली न्यूमेरिकल, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल जो होगा वो हमारा बेस्ड होगा डिस्टेंस पर, बेस्ड होगा डिस्प्लेसमेंट पर, बेस्ड होगा स्पीड पर, बेस्ड होगा और वेलोसिटी पे बेस्ड होगा। इन 4 फैक्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे अगली क्लासेस में, ठीक है ना। तो हमारा पार्ट 3 जो होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा न्यूमेरिकल। आपको मालूम भी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को मिस मत करिएगा, अटेंटिव रहिएगा, सब कुछ बढ़िया से सीखिएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और एंजॉय करिए। फिलहाल मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे।